हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज हम आपको यूएनओ के बारे में बताएंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना और इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी आपके यहाँ में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद याल्टा बैठक हुई है, क्या याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई और सैन फ्रांसिस्को में, तो वहाँ पर कुछ एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आप बिना परमिशन के या मतलब छोटी छोटी बातों पे या इस तरह का विश्व युद्ध ना होने पाए। देश में शांति एवं सुरक्षा, देश में नहीं विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक घोषणा पत्र बनाया गया, जिसमें 24 अक्टूबर 1945 को इसको प्रभावी कर दिया गया। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया और इसका उद्देश्य और इसके गठन की परिभाषा दी गई। यूनाइटेड नेशंस यूएन, ठीक है, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना। विश्व और अगर आपस में कुछ देशों में किसी तरह के संघर्ष हैं तो उनका शांतिपूर्ण ढंग से संचालन करना, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी मतलब ये पूरा डिसाइड था कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको पूरी तरह से सभी देश मानेंगे, जो भी उद्देश्य जो इसमें सम्मिलित होंगे। तो इनका एक दिशा निर्देशन किया गया, उद्देश्य निर्धारित किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला उद्देश्य था, जैसा कि हमने पहले बताया, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, बहाल करना, जो कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय समाप्त हो, क्योंकि अब संपूर्ण विश्व दो तरह के जो विश्व युद्ध उनको देख चुका था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो अब इस तरह के संघ की आवश्यकता भी हो गई थी। दूसरा था समान अधिकारों एवं जनता के स्वनिर्धारण के सिद्धांतों के आधार पर देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, यानी कि जनता को समान अधिकार मिलेंगे जहाँ पर जैसा देश होगा वहाँ पर, और आपस के देश अपने आप में जो है वो अपनी जनता को महत्वपूर्ण स्वतंत्रता देंगे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के निराकरण तथा मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करेंगे। किसी भी इसका उद्देश्य केवल एक देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें एक तरह से हम विश्व बंधुत्व की भावना जो भारत में प्रारंभ से ही थी उसको ही चरितार्थ करने का प्रयोग किया गया। और इसमें कहा गया कि चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, सांस्कृतिक स्तर हो, या किसी भी मानवीय समस्याएं हो किसी देश में, इसके निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाएगा। और जो भी देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सहमति बनाने में रहेंगे, ठीक है, तो प्रत्येक देश को इसकी सहमति प्रत्येक देश में होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो चार्टर आया, चार्टर 2, तो उसमें 7 सिद्धांत होगा। ये सिद्धांत हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनका भी उल्लेख किया गया कि यहाँ पर भी वही था। सारे जो 7 उद्देश्य लिखे इसमें भी यही था कि सारे जो भी जितने भी चार्टर में पॉइंट्स हैं उसका सभी देशों के द्वारा जो है फॉलो किया जाएगा शांतिपूर्ण। जो भी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कोई संघ, कोई भी देश सुरक्षा नहीं दे रहा है या देश के किसी विश्व के लिए खतरा है, तो उसके लिए कैसे सुधार किए जाएंगे, और कोई भी ऐसे कार्य न किए जाएं जो उनकी अखंडता, संपूर्ण विश्व की अखंडता में कहीं ना कहीं एक दरार डालने का काम करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह के जो भी इस तरह की दिक्कतें आएंगी किसी देश के बारे में, आपस में 2 देशों में या 3 देशों के मध्य कोई इस तरह की परिस्थिति होगी, तो उसके बीच में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपना इंटरफेरेंस करेगा। ठीक, देश के संगठन और सभी जो भी सिद्धांत इसमें वर्णित होंगे उसको सभी देश मानेंगे और फॉलो करेंगे और उनके प्रति अपना अनुकूल आचरण भी करेंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ केवल उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर किसी
देश के आंतरिक मामला है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके द्वारा विश्व में कोई हानि हो रही है तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को होगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। तो महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त सचिवालय और विशिष्ट एजेंसियां। 6 ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। अब महासभा की बात कर रहे हैं हम। महासभा क्या है? एक लोकतांत्रिक संस्था है। इसमें सभी राज्यों का मतलब राष्ट्रों का, एक तरह से ये एक विश्व संसद है जिसमें प्रत्येक देश के प्रतिनिधि होते हैं जो मुक्त बातचीत के लिए प्रस्तुत होते हैं। अगर किसी देश में कोई समस्या है तो उदार बातचीत के द्वारा उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। एक वैश्विक मंच कह सकते हैं हमको। और महासभा की अध्यक्षता एक महासचिव के द्वारा की जाती है। 21 देशों और उप अध्यक्षों जो है इसमें चुने जाते हैं और 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। महासभा वैसे किसी तरह के राष्ट्रीय संसद का कानून निर्माण नहीं करती है, लेकिन फिर भी छोटे बड़े धनी निर्धन विभिन्न तरह के राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के प्रतिनिधियों को अपना बात करने का, अपनी बात रखने का और वहाँ पर वोट देने का अधिकार होता है। किस किस तरह की महासभा में समितियाँ होती हैं? निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय सांस्कृतिक समिति, राजनैतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति, प्रशासनिक आय और व्यय समिति और विधि समिति। ये महासभा की बैठक होती है, प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है और इसमें विभिन्न अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन होता है। ठीक है। इसमें जो महासभा में वैसे तो 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे किसी भी एक देश के। ठीक है। तो उसके बाद आती है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का भी यही कार्य है कि सुरक्षा परिषद की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है और ये सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। इसमें 15 देश हैं, शामिल हैं और 5 देश जो सदस्य हैं, मुख्य सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, सोवियत संघ ये उस समय थे, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। बाद में 2 वर्षों का चयनित जो सदस्य होते थे उनका 2 वर्ष का कार्यकाल है। इसमें जो स्थायी सदस्य हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। इन 5 लोगों के पास, 5 सदस्य जो इसमें हैं स्थायी, उन पे वीटो के अधिकार होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि चाइना के पास वीटो अधिकार है, तो कई बार उसने इस वीटो अधिकार का भारत के विरुद्ध भी या कुछ प्रयोग किए हैं। ठीक। कभी भी अगर कोई अशांति और खतरे के मामले आते हैं तो पहले विविध पक्षों से शांतिपूर्वक हल करने का ढूंढा जाता है, प्रयास किया जाता है, और नहीं तो तनाव जो भी होता है उसके कारण ढूंढने का प्रयास किया जाता है, नहीं तो फिर सैनिक टुकड़ियाँ भेजी जाती हैं। ठीक। अब क्या कार्य होते हैं इसके? विश्व में शांति एवं सुरक्षा, हथियारों की तस्करी रोकना, कोई अगर आक्रमण कर रहा है तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई और आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रबंध। ये राज्यों का मतलब यहाँ पर राष्ट्रों से ही है। ठीक है। संरचना कैसी है इसकी? अब सुरक्षा परिषद की बात आती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स वही हम आपको बता रहे हैं। और बाद में 6 जो अस्थायी, पहले 6 ही थे फिर 10 हो गए थे। ठीक। इसमें दोहरे वीटो का प्रावधान भी है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा में उपस्थित होने वाले लोग और मतदान में जो 2/3 लोग हिस्सा लेते हैं तो 2/3 सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक। 1991 में राष्ट्रवादी चीन ने ताइवान को स्थायी सदस्यता से निकालकर जनवादी चीन को स्थायी सदस्य बना दिया था। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक जो परिषद है वो क्या करती है? इकोनॉमिक और सोशल परिषद 54 सदस्य हैं इसमें। 18 सदस्य 3 वर्ष के लिए इसमें निर्वाचित होते हैं। साल में 2 बार इनकी बैठकें होती हैं और इसके अंतर्गत कुछ विशेष एजेंसियाँ आती हैं, जैसे ILO जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, खाद्य एवं श्रमिक संगठन जिसमें
जो है वो फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से खेती से श्रमिक से संबंधित होती है। यूनेस्को हो गई और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इनका सबका समन्वयन करती है किस तरह के कार्य यहाँ पर होंगे। इसमें क्या होता है, इसके कार्य क्या है कि विकासशील देश में जो भी विकासशील देश हैं, विकसित देश, उनको कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक संवर्धन प्रदान करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ऐसा करता है, विकासशील देशों की आर्थिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं उसका सहयोग करता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ करने के लिए या विकास करने के लिए जो भी परियोजनाएं होती है उनका प्रबंधन करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। कहीं पर किसी देश में मानवाधिकार हनन हो रहा होता है तो उसके अनुबंध को भी अनुपालन के लिए वो मजबूत करने का प्रयास करता है। बेहतर आवास, परिवार नियोजन, अपराध निस्तारण, इन सारे कार्यों को भी विश्व में सहयोग देता है। आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन अनेक आयोग हैं, ठीक है, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs को भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है, हॉलैंड शहर के हेग में है। यही मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो जो भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं सुनवाई के लिए, तो उसको लागू करवाने की जो शक्ति है वो जो सुरक्षा परिषद है इसके पास होती है। अगर कोई सीमा विवाद है, जल विवाद है, ये सारे कार्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं। सचिवालय, उसके बाद आता है सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो सचिवालय है, महासचिव इसका यूनाइटेड नेशन का प्रशासनिक प्रधान होता है। और इसमें भी वैसे तो चार्टर में कोई ऐसा कार्यकाल का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतर 5 वर्ष के लिए ही इसका टाइम पीरियड होता है, लेकिन कभी कभी उसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। इसमें जो कुछ एजेंसियां हैं वो अपने अपने विशिष्ट एजेंसियां जो है वो निर्माण करती हैं, मेन तरह अलग अलग तरह से कार्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जैसे अब इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें WHO विभिन्न तरह के जो विचार हैं, विभिन्न तरह के कार्य हैं, वो गाइडलाइंस हैं, वो समय समय पर दे रहा है, लोगों को चेता रहा है, आर्थिक जो मदद है वो भी करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब WHO जो कि इसके अंतर्गत, संघ के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है, वो कर रहा है। और इन विशिष्ट संगठनों के माध्यम से मानवतावादी कार्य जो है वो संपादित होते हैं। ये कुछ फुल फॉर्म्स भी लिखनी है मैंने, और इनका कहाँ पर ये इनके मुख्यालय हैं, तो FAO रोम इटली में इसका मुख्यालय है, ILO जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, IMF वाशिंगटन DC अमेरिका, और यूनेस्को पेरिस में फ्रांस, और उसके बाद WHO जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और विपो जिसको कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपका आज हमने यूनाइटेड नेशन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इसके 6 अंग, और जो इसकी विभिन्न एजेंसियां हैं उनके जो केंद्र हैं, मुख्यालय हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं आता, लेकिन फिर भी कितने सदस्य हैं, कितने स्थायी सदस्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक्स या सिविक्स में से कुछ तैयार करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि आप वो टॉपिक स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको मैं और डिटेल में बता दूँगी।